Welcome to all of you. So today in this video we are going to have an interact within the candidate who got AIR 4 in TES entry and AIR 320 in NDA entry, whose name is Rahul. And I make this video in two parts, one part with the interaction and the second part with the question answer. So let's begin the video. Eighth rank is 320, All India rank 320, and for TS 47 I got All India rank 4. So I got recommended both, and these were my very first attempt and second attempt. So in a go I got recommended twice. मतलब एक साथ में मैं दो recommend हुआ. ऐसा नहीं कि पहले मैं कॉन्फ्रेंस आउट था, स्क्रीन आउट नहीं. मैंने लाइफ में कॉन्फ्रेंस आउट नहीं देखा है, स्क्रीन आउट नहीं देखा है. तो मैं दो रिकमेंडेशंस बैक टू बैक अचीव किया है. सो इधर बहुत सारे बच्चे होंगे जिसके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो आज मैं उनको सबको क्लियर करने की कोशिश करूंगा. मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं ट्राई करूंगा जितना अच्छा बोल सकूंगा उतना. सो मैं मेरे कहाँ से स्टार्ट करूँ? कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे में, कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं? वही भाई, पहले एक्सपीरियंस बता दे थोड़ा, और उसके बाद फिर तो क्वेश्चन तो रहेंगे ही अपना. तो बता दे, ओके. तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, तो सबका डाउट रहता है यार हाँ. फर्स्ट में कैसे निकला, तो वहीं से. सो मैंने क्या इसी सिविलियन बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ. मेरे घर में दूर दूर तक कोई ऐसे डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं, तो मेरे को एनडीए के बारे में कुछ मालूम नहीं था. जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तब मेरे को सिर्फ यूपीएससी के बारे में मालूम था कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम होती है, आईएएस आईपीएस एग्जाम होती है, तो ऐसे पोस्ट मिलते हैं उनसे. तो एनडीए एनडीए के बारे में कुछ मालूम नहीं था. जब मैं 12th में आया तब मेरे को थोड़ा सा एनडीए के बारे में पता चला, तो एनडीए के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैंने. तो रिटर्न के बारे में बताना चाहता हूँ. तो रिटर्न मैंने बहुत मतलब हार्डशिप था मेरे लिए. सबसे बड़ा हार्डल रिटर्न था, क्योंकि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ. मेरे को 10th में भी 84% थे और 12th में भी 83%, तो बहुत ही एवरेज. मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रह गए एवरेज वाले, तो आई वॉज एवरेज स्टूडेंट. मेरे को मतलब औकात से बाहर लगता था ये चीज़. जो भी एनडीए चीज़ है ना, मतलब मेरे औकात से बाहर लगता था ये. इनिशियली तो मेरे को लग रहा था कि यार बहुत बड़ा है ये, अपने से नहीं हो पाएगा. तो मतलब मैंने छोड़ा नहीं. मैंने बोला कि नहीं, करके दिखाएंगे. फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मैंने रिटर्न. बहुत प्रिपरेशन किया था, बहुत मेहनत, हद से बार मेहनत की थी. फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला नहीं. सेकंड अटेम्प्ट फिर थोड़ा सा गाइडेंस कोचिंग लगा के सेकंड अटेम्प्ट दिया. सेकंड अटेम्प्ट में भी निकला नहीं. लास्ट को लग रहा था किधर तो मतलब प्लानिंग और स्ट्रेटेजी ये चीज किधर तो कम लग रही है. तो मैंने लास्ट अटेम्प्ट में फिर बहुत अच्छे से प्लानिंग किया, सेल्फ एनालिसिस किया, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को फाइंड किया, और मैं एग्जाम को फेस किया. और फेस करने के बाद ऑब्वियसली ये रिटर्न क्रैक हुआ. तो रिटर्न क्रैक होने के बाद ऐसा नहीं कि रिटर्न क्रैक हुआ तो आप रिकमेंड हुए, आप एकेडमी जाने वाले. सबसे बड़ा पार्ट तो एसएसबी है. मेरे लिए तो रिटर्न था, पर सामने आने वाला चीज़ ही सबसे बड़ा था, जो था हमारा एसएसबी. सो एसएसबी के लिए फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. जब से रिटर्न खत्म हुआ तब से मैंने 3 मंथ्स में खुद से घर पे मतलब 3 मंथ्स. देखो एसएसबी ने के टोटली ने के प्रिपरेशन पे बेस्ड है. आप भी इधर बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्रिपरेशन जैसे आपने रिटर्न की प्रिपरेशन की है, सेम आपको एसएसबी की प्रिपरेशन करनी है. तो मैंने भी एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट की. स्टार्टिंग में मैंने खुद से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था. ऐसे मैंने ग्रुप्स, जो टेलीग्राम पे ग्रुप्स थे, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स थे, हिट ग्रुप्स पे मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया था. मैं अब भाई इन सब का ग्रुप रहने का, तो इनके साथ में बैठ के प्रिपरेशन करने का. तब मेरे में बहुत सारे वीकनेसेस थे, जैसे कि स्टेज फियर था, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था, मेरे को सब नया नया लगने का ये सब कुछ चीज़. तो मैंने सोचा कि ट्रांसफॉर्म करना है सब चीज़ों को. तो मैं सब वर्क करने लगा. स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियां की मैंने, जितने हो सकते उतने गलतियां की. तो गलतियां वगैरह किया. फिर मेरे को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मिंग का फेस आने लग गया कि अभी टाइम है कि ट्रांसफॉर्म करने का. मैं थोड़ा बहुत सारे चीज़ें देखने लग गया कि क्या होता है एसएसबी, क्या मतलब क्या प्रोसेस है, क्या चाहते वो अपने अपने से, ऑयल क्यूज क्या है, ये सब चीज़ें को वर्क करने लग गया मैं. प्रैक्टिस तो बहुत किया. फिर आज मैंने एक कोचिंग लगाई थी. वो कोचिंग से मैं पुणे में रहता, तो पुणे में एक कोचिंग लगाया था स्टार्टिंग को, इनिशियली 15 days. तो वो कोचिंग का बहुत हेल्प हुआ था मुझे बाद में. फिर मैंने बहुत प्रिपरेशन की, बहुत. अभी आपको आपको कोई कुछ चीज़ बताता हूँ मैं कि अब आप ऑफिसर एंट्री को जा रहे हो, तो सामने वाले एसएसएस है, वो कुछ तो पूछेंगे ना आपसे. मतलब उनको कुछ तो चाहिए आपसे. वो किस बेसिस के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं ये आप सोचो. एक ऑफिसर बनना जा रहे हो आप, तो आपको एक लड़की जैसा आवाज रह के तो नहीं चलेगा ना. आपका आवाज स्ट्रांग रहना चाहिए, बोल्ड रहना चाहिए. लड़की जैसा इन द सेंस छोटा आवाज रह के कुछ फायदा नहीं है ना. बॉयज है तुम, यू शुड रोर. आप रोर कर रहे हो तो सब सुनने चाहिए. तो मैंने सब फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा वो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था कि वॉइस, मेरा वॉइस बेस्ट था. तो मैंने वो स्ट्रेंथ को और थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की कोशिश की. मैं खुद से इंग्लिश में बोलने स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे को इंग्लिश का भी प्रॉब्लम था.
तो इंग्लिश में खुद से बोलना स्टार्ट किया। मैं बोला कि सामने वाला हंसा तो भी चल जाएगा मेरे ऊपर, मैं इंग्लिश बोलूंगा ही आज। मैं खड़े रह के स्टेज फियर भी उससे मेरा एलिमिनेट हो गया, बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट हुए। तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेस्ट होने लग गया था। तो कम्युनिकेशन को इतना बेस्ट किया मैंने, बहुत बेस्ट हुआ था मेरा कम्युनिकेशन। फिर मैं कोचिंग में भी, जैसे मैंने बताया आपको, कोचिंग में भी प्रैक्टिस किया। तो आपको ये चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि आप जा रहे हो, आपकी अटेम्प्ट है, तो एक बार कोचिंग जरूर लेके जाओ, क्योंकि वो भी अच्छा वाला कोचिंग है, ऐसा वैसा नहीं। चाहिए तो आप अफोर्ड कर सकते हो, दो दो कोचिंग लेके जाओ। मैंने दो कोचिंग लिए थे। तो कोचिंग आपको एक डायरेक्शन दे सकता है, आपको वीकनेसेस बता सकता है। तो ऐसा नहीं कि कोचिंग लेना एक गंदी बात है। तो लो, मेरे तरफ से तो आपको मतलब आप अफोर्ड कर सकते हो तो कोचिंग जरूर जरूर जाना चाहिए। तो मैंने कोचिंग में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए, फिर मैंने खुद के ऊपर इंप्रूवमेंट किया। अब जैसे मैंने बताया कि ऑफिसर मतलब क्या होता है, जिसको कॉन्फिडेंस होता है, जो सब 10 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा शब्द है। इन्फ्लुएंस मतलब इन्फ्लुएंस इन द सेंस, आप 10 लोग खड़े हैं, आप उनको कुछ बता रहे हो तो आपको कान लगा के सुनना चाहिए। ये सेम this thing same goes in your GD thing, because in GD if you are speaking everyone should listen keenly. If they are listening, that means they are not interrupting between you, तो वो इंटरप्ट करेंगे नहीं। तो मैं बहुत अच्छे से ये सब चीज़ों को डेवलप करने लग गया। फिर मैं थोड़ा रिवर्स साइकोलॉजी सोचने लग गया कि अभी अभी साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट को क्या लग रहा है, मतलब अपन स्टोरीज लिख रहे हैं, स्टोरीज तो ऐसे बचकाने स्टोरीज लिख के तो कुछ फायदा नहीं है। मतलब कि क्या बोल सकते हो, कोई बोलते ही जा रहा है तो क्या बोल सकते हो, सिचुएशंस क्रिएट करो। देखो, ग्रुप में एक बंदा होता है जो बहुत लाउड शॉट करता है, एक बंदा होता है वो बीच बीच में इंटरप्ट करता है, कुछ भी बोलते रहता है। तो उन सबको काटना कैसा, ये आपको आना चाहिए। समझा? भाई एक मेरा डाउट है। जय हिंद जेंटलमैन, एक्चुअली आई हैव वन डाउट। हाँ हाँ सो एक्चुअली जब जैसे किसी का लास्ट अटेम्प्ट है और मतलब वो फर्स्ट अटेम्प्ट भी और लास्ट अटेम्प्ट है, तो मतलब प्रिपरेशन तो जैसे बंदा कर रहा है वो नॉर्मली सारी चीज़ें, लेकिन एक डाउट दिमाग में आता है, अगर हुआ या ना हुआ बाय चांस तो उस चीज़ से कैसे फाइट करें, क्योंकि वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट कर देती बंदे को उस टाइम की, अगर बाय चांस कुछ मिस्टेक हो गई। देख भाई, मेरे को भी मतलब मैं जो 2 एसएसबी में गया हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताओ। मेरे को भी एंड तक, कॉन्फ्रेंस खत्म होने तक मुझे भी लगा नहीं था कि मैं रिकमेंड हो पाऊंगा या नहीं, और किसको भी लगता नहीं। तो आप जो हो वो बेस्ट दिखाओ उधर, आपने जो प्रिपरेशन करके आए वो बेस्ट दिखाओ। आपने प्रिपरेशन किया हो तो जरूर रिकमेंड होगे। मतलब अब बहुत सारे बच्चों का डाउट ये रहेगा कि एनडीए और टीएस, एनडीए और टीएस, एनडीए टीएस में बहुत फर्क, मतलब कोई बच्चे बोलते हैं कि टीएस बहुत हार्ड है, टीएस में बहुत सारे बच्चे आते हैं, एनडीए बहुत इजी है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, दोनों भी सेम है। एसएसबी कौन सा भी एसएसबी रहने दो, सेम ही है। क्योंकि जो ऑफिसर्स उधर है उनको वो हीरा कैसा निकालना चाहिए, डायमंड कैसा निकालना चाहिए, वो उनको जरूर आता है। तो तुम डायमंड बनो, वो खुद निकाल देंगे आपको। तो 1000 बच्चे भी रहने दे, तुम कौन, समझा? हाँ भाई, समझा। और यस क्या जेंटलमैन, आई अंडरस्टैंड या और आगे का एंड बताना। थैंक यू जेंटलमैन। तो हाँ, फिर हम तो मैं स्क्रीनिंग हो गया था। ये जो मेरा एनडीए का था उसके उसके लिए मैं स्क्रीनिंग हो गया था, तो बहुत खुश हो गया था मैं। फिर उसके बाद पूरा दिन गया। फिर मैं उस स्क्रीनिंग के दिन ही फिर मैंने रात को थोड़ा सा नेक्स्ट डे के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। साइकोलॉजी में क्या करूँगा, क्या लिखूंगा, 12th स्टोरी भी प्रिपेयर कर लिया था उस वक्त। तो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था और मैं प्रिपेयर था नेक्स्ट डे के लिए। नेक्स्ट डे जैसे फॉर्मल्स वगैरह पहन के 6 बजे हम रिपोर्टिंग पॉइंट पे पहुंचे, और हमको एक हॉल में लेके गए थे वो। तो हमको सब वो डोजार बिजार देते, डोजार मतलब वो बुकलेट रहता है, वो सब देने के बाद स्टार्ट हुआ हमारा साइकोलॉजी। तो अब मैं बहुत प्रिपेयर करके आया, तो मैंने 12 के 12 स्टोरीज लिखे। फिर उसके बाद 60 WAT 60 SRT, 60 WAT 60 SRT, तो मैंने 60 WAT 60 SRT और HDT पूरा कंप्लीट किया था। मतलब मेरा साइकोलॉजी पूरा कंप्लीट हुआ था। पर जब साइकोलॉजी दे के आया मैं निक्षय, मेरा साइकोलॉजी कुछ तो 11 AM तक खत्म हो गया था। तो मैं जब साइकोलॉजी खत्म हो गया था, फिर मेरे को अंदर से कुछ ना कुछ लगने का कि राहुल तूने बेस्ट दिया है क्या तेरा। और मेरे को कुछ तो ऐसे डाउट लग रहा था, मेरे को बहुत बुरा लग रहा था मुझे कि और बेस्ट दे सकता था मैं। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, साइकोलॉजी गंदा गया ना, तो मैं अभी मेरा बेस्ट इंटरव्यू और आगे वाले टास्क में दूंगा। तो मैंने सोचा कि अभी साइकोलॉजी का 11 बजे तक साइकोलॉजी खत्म हुआ, तो अब मेरे को पूरा दिन बचा है जिसके अंदर मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करूंगा, बहुत तगड़ी वाली प्रिपरेशन करूंगा। जितना भी मैं पढ़ के आया हूँ, जितना भी लिख के आया हूँ बुक्स में, वो सब पढ़ के इंटरव्यू दूंगा। पर बोलते ना कि अनसर्टनिटी बहुत गंदी चीज़ है, तो अनसर्टनिटी हो रही थी मेरे साथ। तो अनसर्टन ये था कि जब मैं वो वेटिंग टी पॉइंट पे खड़े थे हम, तो एक जेसीओ आया और बोला कि चेस्ट नंबर 21 तेरा इंटरव्यू है। तो आई वॉज लाइक शॉक कि पूरे बोर्ड का इंटरव्यू और फर्स्ट इंटरव्यू मेरा, पूरा बोर्ड का इंटरव्यू मतलब अब तक हुआ नहीं और फर्स्ट इंटरव्यू मेरा। सो आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि अरे भाई ये क्या हुआ।
मैंने तो कुछ अलग सोचा था और कुछ अलग हो रहा है। तो मेरे को अंदर से डर लग रहा था कि अरे भाई इंटरव्यू है, मेरे को इंटरव्यू से डर भी लगने का थोड़ा थोड़ा। तो इंटरव्यू है, क्या करेंगे अभी। तो मैंने उनसे पूछा, मतलब जो थे ना जेसीओ, वो मेरे को मतलब थोड़ा अच्छे से पहचान के हो गए थे। मैंने तो उनसे पूछा सिर्फ इतना कि किसके साथ है मेरा इंटरव्यू, कहाँ खड़ा रहना है। तो बोले कि प्रेसिडेंट के साथ है। मेरे को और शौक लग गया कि प्रेसिडेंट के साथ है। बोला कि फर्स्ट इंटरव्यू तेरे जिंदगी का और तेरा मतलब लगने वाले अभी। पर मैंने किधर से अंदर से मैंने खुद को नहीं क्या बहुत स्टेबल किया, क्योंकि स्टेबल करते आना चाहिए। मैंने खुद को बोला कि देखो माइंडसेट होता है, आपने आपका माइंडसेट आपको बेस्ट रखना है। आपने ऐसा सोच के गए कि एसएसबी ये बहुत टफेस्ट थिंग है, तो आपके लिए टफेस्ट है, आपके लिए सबके लिए टफेस्ट है। फिर आप ऐसे सोच के जाओगे कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर टफ है, प्रेसिडेंट टफ है, तो टफ है तुम्हारे लिए। तो आप ऐसे मन में ये सब चीजें मतलब पहले एज्यूम करके मत जाओ। मैंने खुद को कंट्रोल किया। मैंने बोला कि प्रेसिडेंट है ना, तो बहुत अच्छे से मेरा इंटरव्यू जाएगा। तो मैं खुद को बहुत कंट्रोल किया, 2-3 ब्रेथ्स लिए अच्छे से, और मैं इंटरव्यू को जाने वाला था। पर वो जो जेसीओ थे उन्होंने, मतलब एक फनी फैक्ट है कि मतलब फनी थिंग है कि जेसीओ ने बोला था कि और एक बंदा है, उसको चेस्ट नंबर 9 था। ओके, चेस्ट नंबर 9 को बुलाओ, उसको उसका इंटरव्यू है वाइस प्रेसिडेंट के साथ। अब मैं चेस्ट नंबर 9 को बुलाने गया अकोमोडेशन में। तो भाई चेस्ट नंबर 9 इतना मतलब क्या ही बताओ, बहुत अलग टाइप का बंदा। उसको 3 बार अकोमोडेशन में चक्कर लगा के आया उसको बुलाने के लिए, पर आ रहा ही नहीं था वो क्या बोल रहा है कि मेरे को नहीं आने का। ठीक है बोला, मत आ तू। पर मैं इतना थक गया था ना इस चीज़ में, मैं वेटिंग हॉल में 1 सेकंड भी रुका नहीं। वो एक मैडम आई और बोली कि ओके चेस्ट नंबर 21 योर इंटरव्यू इज देयर, प्रेसिडेंट इज वेटिंग फॉर यू। तो मैं जब इंटरव्यू हॉल में गया, मेरा मतलब जैसे डोर के पास ही मेरा चेयर था, मैं बैठ गया उधर बहुत कंफर्टेबली। प्रेसिडेंट को देखा अच्छे से, पूरा हॉल को देखा। लाइक इट वॉज नेक्स्ट लेवल फीलिंग था उस टाइम पे, क्योंकि मैं डर नहीं रहा था उस टाइम पे, बहुत कॉन्फिडेंट था। और वो सब चीज़ें देख के तो और अच्छे से मोटिवेट हो गया था। और प्रेसिडेंट तो बहुत ऐसे एक नॉर्मल पर्सन था, बहुत ऐसे नॉर्मल आदमी जैसे लग रहा था। तो मैंने बहुत कॉन्फिडेंट था मैं, अंदर से कुछ अच्छा लग रहा था। और मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। प्रेसिडेंट ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, बहुत सारे सी आई क्यूज पूछे, रैपिड रैपिड फायर क्वेश्चन पूछे। तो आई वॉज उसमें सब में बेस्ट था, सब में बेस्ट आंसर दे रहा था। पर आ रहे थे एकेडमिक्स के क्वेश्चन। अब मैं जैसे नेवी के इंटरव्यू के लिए जा रहा था, तो नेवी के लिए ऑब्वियसली आपको साइंस के बारे में बहुत सारे पूछेंगे। तो मेरे को भी साइंस के बारे में पूछ रहे थे कि बहुत सारे क्वेश्चन थे। फॉर एग्जाम्पल स्पीड ऑफ साउंड पूछ रहे थे मेरे को। वो मतलब मेरे को नहीं आ रहा था उस टाइम पे। मेरे को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे, पास्कल्स लॉ पूछा, मेरे को नहीं आ रहा था। ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन थे जिसका आंसर मुझे नहीं आ रहा। तो इसका आपको क्या मतलब क्या पता चलना चाहिए इसके अंदर से कि आपको आंसर नहीं आ रहा तो कॉन्फिडेंटली रहो और बोलो कि सर सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा था सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, आई हैव टू रिवाइज इट वंस। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए, पर मैं किधर डरा नहीं। डर तो अंदर मतलब अंदर लग रहा था डर, पर मैंने बाहर दिखाया नहीं। इसकी वजह से मेरा इंटरव्यू बहुत स्टेबलाइज, मतलब बहुत अच्छा था। और आपको मतलब मेरे को एकेडमिक्स की चीज़ें में थोड़ा कम था। पर जब मेरे को उन्होंने मेरे फैमिली के बारे में पूछा, मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में, या कुछ भी किसके भी बारे में पूछा, आई वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन दोज थिंग्स। सो आई वॉज टेलिंग एवरीथिंग वेरी बेस्ट, मतलब बहुत बेस्ट बता रहा था मैं उस चीज़ों में। अब मेरे को उन्होंने फॉर एग्जाम्पल आपको फादर के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप क्या करोगे। फादर के बारे में पूछा तो आप क्या करेंगे कि आपका नाम मतलब फादर का नाम बताओगे और फादर क्या कर रहे हैं, और मतलब इतना ही बताओगे। तो इतने से नहीं चलेगा, आपको फादर के बारे में क्वालिटीज़ बताओ, क्वालिटीज़ बताओ कनेक्ट करके। लाइक फादर इज़ माई, लाइक ऐसे बताओ कि आई ऑलवेज आइडलाइज माई फादर, ही हैज ऑलवेज हेल्प मी, ही हैज ऑलवेज बूस्टेड माई मॉरल, आई वांट टू गिव इन कंफर्टेबल एंड लग्जरी लाइफ। तो वैसे मतलब क्वालिटीज़ बताओ, उनके साथ में के इमोशंस बताओ। तो मैंने बहुत अच्छे से उनको ऐसे एक्सप्लेन किया था मेरे फादर के बारे में, मदर के बारे में, ब्रदर के बारे में। तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता था इन सब चीज़ों को। मैंने उनको मेरे फ्यूचर्स प्लान बताए। तो बहुत मतलब मैं जो पढ़ के आया था वो सब कुछ अच्छे से मैंने उनको दिखाया होता। तो ऐसे नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आएंगे नहीं, तो मतलब आप चिंता नहीं करनी चाहिए कि नहीं आ रहा है। लीव इट, आपको जो आ रहा है उतना बेस्ट बताओ, खत्म। तो मैंने अच्छे से मेरा इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू दे के आया, और मेरी फट रही थी उस टाइम पे। मैंने बोला कि यार इंटरव्यू बहुत गंदा गया मेरा, मतलब जो सोचा था वैसा गया नहीं मेरा इंटरव्यू। तो ये मेरा एटीट्यूड कैसा था, मतलब नेवर सेटल वाला एटीट्यूड था कि सेटल किधर होना नहीं, मतलब बेस्ट चाहिए तो बेस्ट ही चाहिए और कुछ नहीं। तो मेरा ऐसा एटीट्यूड था कि बेस्ट ही चाहिए मेरे को।
तो इंटरव्यू में किधर तो अंदर से लग रहा था, डर लग रहा था, पर इंटरव्यू मेरा फर्स्ट डे पे ही खत्म हुआ। तो मेरे को अभी 2 दिन बचे थे और 2 दिन में मेरे को कुछ काम नहीं था, सिर्फ जीपीओ और टाइम पास किया। मैं वो टाइम पास भी करता था, बहुत सारे मज़े किए, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए। अभी मतलब क्या ही बताऊँ तुमको एक्सपीरियंस उधर पे, पर बहुत मज़ा आया था। ऐसे भी लाइक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, इसको एंजॉय भी करो। ऐसा नहीं कि सीरियसली जाओ और सिर्फ टास्क को परफॉर्म करो, नहीं, एंजॉय भी करो। लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बनने वाला आपको, तो वो फ्रेंड्स को अच्छे से उसके साथ रहो, खेलो कूदो, ये सब चीज़ें मेमोरीज बनाओ। तो मैंने भी बहुत सारे मेमोरीज बनाए। और नेक्स्ट डे था मेरा जीटीओ। अब जीटीओ को भी मेरे को डर लग रहा था कि इधर मेरा जीटीओ बहुत सीनियर वाला ना आ जाए या टफ वाला जीटीओ ना आ जाए। तो जब मेरा जीटीओ का डे स्टार्ट होना था, उस एक दिन पहले ही मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी। आपको अभी इधर से आपको इन्फ्लुएंसिंग कैरेक्टर क्या है वो मेरी समझ में आई। तो मैंने ग्रुप को अच्छे से इकट्ठा किया और बोला, देखो फ्रेंड्स, कल हमारा जीटीओ है, तो जीटीओ में एज ए असिस्टर को फिश मार्केट पसंद आएगा? ऑब्वियसली नहीं आएगा। तो मैंने उनको बताया कि फ्रेंड्स देखो, फिश मार्केट बिल्कुल भी मत बनाओ, जीटी वगैरह किधर भी फिश मार्केट झगड़े वगैरह कुछ मत करो, कोऑपरेटिव ग्रुप मेंबर्स बनो। मतलब सबको चांस दो, क्योंकि देखो आप जितना कोऑपरेटिव बनोगे उतना जीटीओ को पसंद आएगा और जीटीओ ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप से रिकमेंड करेगा। तो मैंने बहुत अच्छे से उनको समझा और सबने माना। फिर उसके बाद मैंने उनको ये भी बताया कि क्योंकि देखो हमारे ग्रुप में 10 बच्चे, वो सारे तो कोचिंग लेके नहीं आएंगे, कोई बच्चे तो डायरेक्टली आ जाएंगे उधर, डायरेक्टली उठ के आ जाएंगे, तो उनको प्रोसेस भी मालूम रहता नहीं है। तो कुछ बच्चों को मैंने प्रोसेस भी बताया कि देख भाई, मैंने सबको बताया कि जीपी ऐसा होता है। जीपी में अपन क्या करेंगे, पहले प्लान प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, फिर उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, फिर एक्शन प्लान करेंगे। तो मैंने उनको अच्छे से समझा कि क्या हो सकता है पूरा जीपीओ का प्रोसेस। तो वो सारे सुन रहे थे, तो उनको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया पूरा जीपीओ को, पूरा ग्लिम्स दिया। फिर नेक्स्ट डे हमारा जीपीओ स्टार्ट होने वाला था। जब मेरा जीपीओ मतलब आया, लाइक ही वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आई एवर सॉ। हमारा जीपीओ सच में बहुत सही लोग रहते थे जीपीओ, तो वो मेरे को बहुत पसंद आए थे। इन फ्यूचर मेरे को किसके जैसे बनना हो तो मेरे जीपीओ के जैसे बनना है मेरे को। वो ही वॉज लाइक लेफ्टिनेंट कमांडर इन नेवी। तो वो मतलब जीपीओ को देख के मेरे को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आया। फिर जब मेरा ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ, ग्रुप डिस्कशन को आपको सर्कल में बिठाते हैं, तो सर्कल में बैठ गए थे हम और हमारा फर्स्ट टॉपिक था रशिया यूक्रेन का, उस टॉपिक था उस टाइम पे। तो देखो आपको अभी ग्रुप डिस्कशन में मैं आपको एक बात बताऊँ कि आप ग्रुप डिस्कशन चालू है, आप सिर्फ स्टैटिस्टिक्स बढ़ते जाओगे या कुछ ऐसे कुछ सिर्फ ज्ञान की बातें बताती जाओगे। जैसे कि कोई बच्चे होते कि इन द ईयर 2016 यूएन हैज रिपोर्टेड यूएनजी हैज रिपोर्टेड, ऐसे कुछ मत बताओ रे। ऐसे बताओगे तो कोई सुनेगा नहीं। अच्छा रिपोर्ट्स वगैरह कुछ मत बताओ, बेसिक सा एग्जांपल। आपको छोटे बच्चे को समझाना हो तो आप ऐसा थोड़ी बताओगे ए फॉर कुछ ऐसे अलग बताओगे, ए फॉर एप्पल बोला तो ही समझेंगे ना। तो आप ऐसे छोटी सी एग्जांपल देके समझा उसको। मैं बहुत अच्छा समझा था कि फ्रेंड्स नाटो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ऐसे इजीली बताओ। तो मैं उनको इजीली समझा पा रहा था कि नहीं फ्रेंड्स ये है वो है। तो आप भी यही करो, बेसिक एग्जांपल दो, बेसिक से बेसिक एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स ढेर सारे दो, फैक्ट्स के साथ साथ एग्जांपल्स भी दो बहुत सारे। तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे उधर, और इसके कारण मेरा ग्रुप डिस्कशन में सब सुनते थे। मैं जब भी बोलता था सब शांत बैठते थे, सब मेरे पास ही सुनते थे। तो फर्स्ट ग्रुप डिस्कशन में मैं जीटीओ के मतलब जीटीओ को पीट करके बैठा था, जीटीओ को मैं दिख नहीं रहा था। तो जीटीओ मतलब मैं इतना बेस्ट बोल रहा था कि जीटीओ ने मेरे को क्या किया, मेरी प्लेस एक्सचेंज की। और सेकंड ग्रुप डिस्कशन में जीटीओ मेरे को फुल ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या बोल रहा है बच्चा। तो मैंने मेरे 2 जीटीओ से परफॉर्म किया। नेक्स्ट टास्क था मेरा जीपी, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। अभी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज मैंने आपको बताया कि एक दिन पहले मैंने पूरे ग्रुप को एक्सप्लेन किया था कि कैसे करना है हमें, क्या कैसे जाना है। तो मैंने मेरा खुद का प्लान लिखा, प्लान सब सबमिट हो गया। फिर हमको ग्रुप डिस्कशन का टाइम स्टार्ट हुआ। फिर मैंने बहुत अच्छे से मेरे ग्रुप को रैप अप करने की कोशिश की कि हमने फर्स्ट प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, फिर उसको प्रायोरिटाइज किया, फिर एक्शन प्लान देखा। तो इसके कारण हमारा ग्रुप ने एक कॉमन कॉन्सेंसस पे जल्दी से आ गया था। तो लास्ट को हमारा ग्रुप कॉमन कंसेंसस पे आया। तो हमारे जीटीओ ने बोला, ओके जेंटलमैन, नाउ सिलेक्ट वन पर्सन फ्रॉम योर ग्रुप फॉर कॉमन ग्रुप नरेशन। सो सब ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, जिस नंबर 21। सो मैं उड़ गया और उधर एक मतलब एक स्टिक होती है, वो स्टिक लेके मैंने एक ऑफिसर की तरह वो प्लान को पूरा एक्सप्लेन किया था एक बोर्ड पे। तो मैं बहुत ऐसे कॉन्फिडेंट वे में सारा एक्सप्लेन किया। तो ऐसे होता है। और इस गलतियां भी बहुत सारे हो रहे थे मेरे से, ऐसा नहीं कि मैं पूरा परफेक्ट था, मैं गलतियां भी बहुत सारे हो रहे थे, पर मैं कॉन्फिडेंटली मतलब वो बोलते हैं ना शीट विद कॉन्फिडेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शीट कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस से करो, गलत बोल रहे हो, कुछ झूठ बोल रहे हो तो कॉन्फिडेंस से बोलो, सामने वाले को ऐसा लगे कि वो सच बोल रहा है। तो मैंने बहुत अच्छे से उनको पूरा एक्सप्लेन कर दिया।
फिर हमारा जैसे हमारा जीपी कंप्लीट हुआ, फिर हमारा पीजी था, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। ये प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में अब आपको ग्रुप टास्क होता है इसके अंदर, तो सारे बच्चे ने के बल्ली फट्टा उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसके अंदर कुछ नहीं, इसके अंदर आपको कंपोज रहना है बहुत। तो मैं क्या करता था कि बल्ली फट्टा उठाया, क्योंकि देखो बोलते तो बहुत है पर वो एक्चुअल सिचुएशन में कोई उठाता नहीं है बल्ली फट्टा। तो आप क्या करो, खुद इनिशिएटिव लो, बल्ली फट्टा उठाओ, नए चांस दे रहे तो आप खुद एक्सप्लेन करो, फ्रेंड्स विल गो फ्रॉम दिस पाथ, फ्रेंड्स आई थिंक दिस आइडिया इज बेटर, चेस नंबर 21 हैज अ वेरी गुड आइडिया। तो वैसे एक्सप्लेन कर रहा था मैं उनको, मैं मेरे ग्रुप को लीड कर रहा था, आगे लेके जा रहा था, किधर उनको रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो मैंने उनसे बहुत अच्छे से मतलब पूरे ग्रुप मतलब जो भी हमारा पीजीटी था मैं उसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश में था। भले ही हम हमारे से बहुत सारी गलतियां हो रही थी, जैसे कि ग्राउंड को टच हो रहा था, रोप किधर तो टच हो रहा था, पर मैं उनको बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा था, क्योंकि मैनेज करना भी आना चाहिए ना। तो मैं मेरे पूरे फ्रेंड्स को मैनेज कर रहा था, फ्रेंड्स विल गो फ्रॉम दिस पाथ, फ्रेंड्स आई थिंक दिस इज बेटर पाथ। तो ऐसे पूरा एक्सप्लेन किया। गलतियां बहुत सारे हो रहे थे, ऐसे एक गलती हुई थी मेरे से कि एक ऑब्स्टेकल था, मतलब एक टाइल के टाइप था, उस टाइल पे मैं खड़ा था और एक मेरे बाजू में बगल में और एक टाइल था। तो जीटीओ अब मेरे को क्वेश्चन पूछ रहा था, चेस नंबर 21 हाउ मेनी मेंबर्स कैन कम फॉरवर्ड ऑन दैट टाइल। मेरा मतलब क्या था, मतलब मैंने अच्छे से सुना नहीं था, तो मैंने बोला सर 3 कैन कम फॉरवर्ड। सो सर ने क्या कर दिया, 3 बंदों को बुला दिया। मेरा मतलब क्या था कि मैं को मिला के और 2 बंदे आ सकते, मेरा मतलब ऐसा था। तो जीटीओ ने क्या किया, 3 बंदों को भेज दिया। तो आपने वो इंस्टाग्राम पे एक मीम देखा ही होगा, एक ऑब्स्टेकल पे कम से कम 10 बच्चे खड़े हो, तो सेम सिचुएशन क्रिएट हो गए थे उधर। तो सब हंस रहे थे, जीटो भी हंस रहा था, पर मैं उधर को उधर मतलब भले ही मेरी गलती हुई थी और जीटो पोक कर रहा था उसको, पर मैंने उधर किधर कंट्रोलेबल मैनर में ओके सर, मैंने डायरेक्ट बोल दिया, अपोलॉजी मांगा, सर सॉरी सर, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट यू वर टेलिंग। सो मैंने अच्छे से उनको मिस्टेक से मतलब जो भी मैंने गलती की थी उसका अपोलॉजी मांगा और मैं आगे लेके जा रहा था उनको, मतलब पूरा मैनेज करा, आगे लेके जा। जीटीओ मेरे को बहुत बार पॉइंट कर रहा था, पर आई वाज लाइक डूइंग गुड एवरीवेयर। सो मैंने पीजीटी कंप्लीट किया और हमारा नेक्स्ट टास्क था ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, मतलब स्नैक रेस। अब स्नैक रेस में क्या होता है, हमारे ग्रुप में, हमारे जीटीओ के ग्रुप में 8 मेंबर्स थे। स्क्रीनिंग कितने हुए थे, 62 का रिपोर्टिंग था, 32 स्क्रीनिंग हुए थे। तो 32 मतलब 8-8 का 4 ग्रुप बन गए थे। तो अभी 4 ग्रुप compete करने वाले थे स्नैक रेस में, अलग अलग जीटीओ ग्रुप के मेंबर्स। तो ए बी सी डी ऐसे ग्रुप बांट दिया गया था। तो जीओआर का मतलब क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब ये मैंने 2 एसएसबी में देखा है कि जीओआर का मेन एम क्या है, मतलब आपको जोश दिखाना है इधर, आपको जोश इन द सेंस आपको मतलब वो जोश दिखाना है, आपको पूरे ग्रुप को कोऑर्डिनेट करना है, आपको जीतने का नहीं है इसके अंदर, जीतना हारना कुछ होता नहीं है। लास्ट को एटलास जीतो बोलेगा कि ऑल ऑफ यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, तो आपको जीतना नहीं इसके अंदर, आपको वो मतलब तड़प दिखाने की आप ग्रुप के लिए क्या क्या कर सकते हो। तो हमने एक वर्क ट्राई चूज किया था, मेरा वर्क ट्राई था, मतलब मैंने बोला था एक दिन पहले हमने पूरा डिस्कस किया था मेरे ग्रुप के साथ। तो हमने डिस्कस किया था कि हम चूज करेंगे सर्वदा शक्तिशाली वर्क ट्राई। पर जब जीटो ने पूछा ओके जेंटलमैन व्हाट्स द वर्क ट्राई ऑफ योर ग्रुप, तो हम सब ने एक साथ चिल्लाया सर्वदा शक्तिशाली। तो जीटीओ को भी पता चला, अरे भाई सब लोग एक ही बता रहे। तो जीटीओ वाज लाइक नो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, चूज एनी अदर वर्क ट्राई। तो हमने उधर मैंने चिल्लाया उधर वंदे मातरम चूज करेंगे, तो सारे ने वंदे मातरम चूज कर दिया था। फिर तो हमने बहुत सारा जोश दिखाया और मैंने पूरा ऑब्स्टेकल कंप्लीट किया। तो ऐसे लाइवलीनेस दिखाओ रे ग्रुप में, लाइवलीनेस इन द सेंस बहुत अच्छे से ग्रुप मेंबर बनो और ग्रुप को आगे लेके जाओ। तो मैं बहुत अच्छे से, क्योंकि आपके ग्रुप में कोई मोटे हो सकते, कोई पतले हो सकते, कोई कम हाइटेड हो सकते, तो ये सब मैनेज कर लो आप उधर। तो मैंने अच्छे से ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस किया। फिर उसके बाद हमको ब्रेक मिलता है, टी ब्रेक मिलता है। टी ब्रेक उसके अंदर पकौड़ा, कोल्ड कॉफी वगैरह कुछ भी मिलता है, टी पकौड़ा कोल्ड कॉफी। तो वो सब होने के बाद हमारा उसके बाद का अगला टास्क था एचजीटी, हाफ ग्रुप टास्क। हाफ ग्रुप टास्क मतलब पीजीटी जैसे होता है। पीजीटी में क्या होता है कि आपके 8 के 8 मेंबर्स होते हैं ग्रुप में, पर हाफ ग्रुप टास्क में 8 के जगह 4-4 का ग्रुप बन जाता है। तो अभी 4 बच्चों में कंप्लीट करना है, छोटा ऑब्स्टेकल होता है, जल्दी से कंप्लीट होता है। तो मेरा पीजीटी भी अच्छे से कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट टास्क था मेरा लेक्चरेट। अभी लेक्चरेट का बहुत सारे मतलब बच्चे सिर्फ नहीं लेक्चरेट पढ़ते बैठते, ये टॉपिक वो टॉपिक ये वो, हाँ पढ़ना बहुत जरूरी है, पर लेक्चरेट का तुमको मीनिंग समझना चाहिए कि लेक्चरेट क्यों उन्होंने रखा है, लेक्चरेट में क्या देख रहे हैं वो, ये बहुत बड़ी बात है। लेक्चरेट में क्या देख रहे हैं, लेक्चरेट में वो क्या विकिपीडिया लेके बैठे हैं क्या ऐसे सर कि हाँ ओके राहुल इज टेलिंग, ओके राहुल सार्क के बारे में ये बता रहा है क्या, ओके ओके ओके, ऐसा कुछ देखेगा नहीं कोई। लेक्चरेट में आपको सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस देखने वाले, आपका इन्फ्लुएंसिंग पावर देखने वाले, आप ग्रुप को कैसे समझा रहे हो वो देखने वाले। तो लेक्चरेट के बारे में आप ये बहुत अच्छे से समझो। अब मेरा टॉपिक था सार, मतलब लेक्चरेट में 4 टॉपिक्स आए थे,
तो मैंने जैसे कार्ड उठाया, मैंने एक रात पहले डिसाइड किया था कि राहुल जो भी टॉपिक आए मैं फर्स्ट टॉपिक चूज करूंगा, क्योंकि मैं जो बोलता था वो करके दिखाता था। तो मेरे को फर्स्ट टॉपिक आया था सार्क। मैं सार्क 2 महीने पहले पढ़ा था और मैं पूरा भूल गया था जब मेरा लेक्चर आया था। तो आई वॉज लाइक लिटरली ब्लैंक एट दैट टाइम। मेरे को 3 मिनट मिला था प्रिपरेशन के लिए, फिर मैंने खुद को बहुत अच्छे से काम किया, कूल किया, कंपोज किया। फिर मैंने बोला कि राहुल, हाँ लेक्चर एक नहीं आता है ना, सार्क थोड़ा नया आ रहा है तुझे, तो देखो जो आएगा वो बताओ, पर इतना कॉन्फिडेंटली बता, जियो पॉलिटिक्स की बातें बता पूरे, पर कॉन्फिडेंटली बता। फिर मैं गया उधर, सामने खड़ा रहा, मेरे हाथ पिक्चर रखे, एक कॉन्फिडेंट वे में एज अ ऑफिसर मैंने मेरा पूरा लेक्चर एक बताया 3 मिनट तक विदाउट फंबलिंग। मैंने पूरा बताया। मेरे को सार्क का मीनिंग तक नहीं आता था, सार्क का फुल फॉर्म तक नहीं आता था, और सार्क का मेंबर कंट्रीज भी नहीं आता था, पर मैंने सार्क के बारे में बोला। तो आप इससे क्या समझ सकते हो कि लेक्चरेट में सिर्फ आपका बॉडी लैंग्वेज, आप कैसे समझा रहे हो ये देखते हो। तो मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया मैंने लेक्चरेट पूरा। फिर हमारा G2 डे 1 खत्म हुआ था ये लेक्चरेट तक। तो G2 डे 1 खत्म हुआ, अभी नेक्स्ट डे था हमारा G2 डे 2। अभी डे 2 सुबह 6 बजे हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स था। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स भी मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था। मैं बहुत लीन फिजिक्स है, मेरा लीन फिजिक है, तो मैं बहुत अच्छे से पूरा कंफर्टेबली पूरा ऑब्स्टेकल कंप्लीट कर पाता था। तो अभी इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में क्या देख रहे हो, वो देख रहे हैं आप प्लान कैसे कर रहे हो, आप आपके पाथ का प्लान कैसे कर रहे हो। वो पाथ रहता है ना जो 1 to 10 नंबर्स में ऑब्स्टेकल रहते हैं, तो आप वो कैसे चूज कर रहे हो वो देखते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से मेरा पाथ चूज कर लिया था और सारे ऑब्स्टेकल कंप्लीट कर लिए। तो मेरा जब 10th ऑब्स्टेकल कंप्लीट हुआ था, मैं 11th रिपीट करने जा रहा था ऑब्स्टेकल। तो उस टाइम पे G2 ने मेरे को प्रूव करना स्टार्ट किया, मतलब G2 प्रूव करते रहते हैं। तो मेरे को प्रूव कर रहा था कि राहुल, हैव यू चेस्ट नंबर 21, हैव यू कंप्लीटेड ऑल द ऑब्स्टेकल्स। तो मेरे को प्रूव कर रहा था, मेरे को सिर्फ ऐसे जांच कर रहा था कि हाँ तेरे में है क्या कॉन्फिडेंस, तू बताने के लायक है क्या। तो ऐसा पूछा G2 ने। तो मैंने कॉन्फिडेंटली मतलब 10 सेकंड वेट करके बोला कि यस सर, आई हैव कंप्लीटेड ऑल द ऑब्स्टेकल। भले मेरे 3 मिनट कंप्लीट हुए नहीं थे, G2 ने सीटी बजा दी। तो ऐसा होता है, मतलब प्रूव करते हो तुम्हें बहुत। तो मेरा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल अच्छे से कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट टास्क था मेरा सीटी मतलब कमांड टास्क। अभी कमांड टास्क में एक छोटा इंटरव्यू होता है। कमांड टास्क होने से पहले आपका एक G2 के साथ छोटा इंटरव्यू होता है। तो मेरा भी G2 के साथ छोटा इंटरव्यू हुआ। तो G2 मेरे को पूछ रहा था, फ्रॉम राहुल, फ्रॉम वेयर आर यू, मतलब मेरे को पूछा नाम क्या है पूछा। मैंने बोला राहुल अंकम। फिर उसने बोला कि फ्रॉम वेयर आर यू, मैंने बोला पुणे महाराष्ट्र। तो राहुल, यू आर फ्रॉम सैनिक स्कूल और एनी मिलिट्री स्कूल। तो मैंने बोला नो सर, आई एम फ्रॉम अ सिविलियन बैकग्राउंड। मैंने जो मेरा स्कूल का नाम है वो बताया मैंने। फिर उन्होंने पूछा राहुल, वाई डू यू वांट टू जॉइन नेवी। सो मैंने आंसर दिया, मतलब एक फनी वे में ही पूछते हो, मतलब फनी वे में ही लेने का ये सब चीज़ों को। तो वो मुझे पूछ रहे थे। तो मैंने बोला कि सर, आई वांट एडवेंचरस लाइफ, आई डोंट वांट टू लिव अ बोरिंग 9 to 5 जॉब लाइफ वेयर देयर इज नथिंग, लाइक एवरी डे शुड बी न्यू फॉर मी एंड आई शुड लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम माई डे टू डे लाइफ। ओके, बट राहुल, मतलब मेरे को मजा ले रहे थे मेरी कि राहुल, व्हाट आर यू टेलिंग, you know that every job is adventurous, every job has something to teach you, so tell me honestly why you want to join navy. So उस टाइम पे मैंने बोला कि सर, the motivation for the white uniform. Okay Rahul, then tomorrow I will buy one uniform for you, so wear that uniform. I will tailor a uniform for you and wear that uniform. ऐसे बोल रहे थे मेरे को, मतलब मेरे मजाक उड़ा रहे थे वो, मतलब मेरा मोरल डाउन कर रहे, कॉन्फिडेंस डिमोटिवेट कर रहे थे मेरे को। पर मैंने बोला कि बट आई वांट टू अर्न इट। तो सर तब बोले यस राहुल, आई वांटेड दिस आंसर। सो खुश थे। फिर उन्होंने फिर मेरा कमांड टास्क लेना स्टार्ट कर दिया। कमांड टास्क में मेरे को इतना, मतलब हर एक पॉइंट पे मेरे को टोक रहे थे। जैसे कि एक ऑब्स्टेकल कर रहा हूँ मैं, ऑब्स्टेकल में मेरे को सिचुएशंस दे रहे थे, जैसे कि बोल रहे थे कि ओके जेंटलमैन, दिस पार्ट हैज बिकम रेड, दिस पार्ट हैज बिकम ब्लू, व्हाट यू विल डू नाउ। मतलब मेरे को मेरे कमांड टास्क में मतलब हर एक ऑब्स्टेकल का आंसर मांग रहे थे वो। जैसे कि मेरा एक ऑब्स्टेकल कंप्लीट हुआ, ओके राहुल, लीव दैट ऑब्स्टेकल, कम एंड सॉल्व दिस ऑब्स्टेकल। तो कुछ भी पूछ रहे थे मेरे को, सारे ऑब्स्टेकल बीच बीच में बोल रहे थे कि राहुल, यू आर हैविंग जस्ट 60 seconds, व्हाट यू विल डू नाउ। मेरे सबऑर्डिनेट्स को मतलब मेरे को बोल रहे थे कि राहुल, यूज योर सबऑर्डिनेट्स। तो ऐसे मेरे को बीच बीच में टोकना, प्रेशराइज करना, ये वो चालू था। तो मैंने सबको इग्नोर आउट किया। सर, आई एम ट्राइंग इट, सर आई एम डूइंग इट, सर आई विल डू इट, यही मेरे आंसर्स थे। मैंने बहुत अच्छे से पूरा ऑब्स्टेकल को कंप्लीट किया और एट लास्ट मेरा सीटी बहुत अच्छे से गया था। फिर नेक्स्ट टास्क था मेरा एफजीटी भी मतलब पीजीटी जैसे होता है, मतलब फाइनल ग्रुप टास्क। ये फॉर्मेलिटी के लिए होता है। तो मेरा फाइनल ग्रुप टास्क भी अच्छे से गया था। फिर
मतलब मेरा पूरा SSB खत्म हो गया था इधर, मतलब खत्म हो गया था, अभी सिर्फ इंतजार था कॉन्फ्रेंस के लिए। बाद में हमने बहुत मज़े किए, जो भी हमको फ्री टाइम मिलता था उसके अंदर बहुत मज़े किए, वॉलीबॉल खेला, फुटबॉल खेला, बास्केटबॉल सीखा, मतलब फुटबॉल नहीं, सॉरी फुटबॉल होता नहीं है, बास्केटबॉल सीखा हमने, वॉलीबॉल खेला, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हमने सीखा उधर। सो नेक्स्ट डे था मेरा कॉन्फ्रेंस, इधर तो अंदर से डर लग रहा था कि किधर मैं कॉन्फ्रेंस आउट ना हो जाऊँ। तो बहुत बहुत डर लग रहा था अंदर से कि यार राहुल तूने इतनी मेहनत की है, तेरा ड्रीम की तरह एंड ना हो जाए, ड्रीम डेड ना हो जाए, ऐसा लग रहा था। कॉन्फ्रेंस हॉल था, मतलब फर्स्ट डे, मतलब जिस दिन कॉन्फ्रेंस था उस दिन हमको पहले कॉन्फ्रेंस हॉल दिखाया गया। कॉन्फ्रेंस हॉल ऐसा होता है, तुम्हें इधर आके बैठना है, ये एक बेल होती है, ये सुनना, ऐसे सब कुछ हमको एक्सप्लेन किया गया था। तो मैं जैसे कॉन्फ्रेंस हॉल देखा, इतना आलीशान था वो, मतलब एक 20 ऑफिसर्स को बैठने की जगह थी उसके अंदर, प्रेसिडेंट के लिए बैठने की जगह थी, पीछे फ्लैग्स वगैरह थे, साइड को वॉल्स पे प्रेसिडेंट के फ़ोटो, वाइस प्रेसिडेंट, मतलब सब ऑफिशियल्स के फ़ोटोज़ थे, मतलब इतना बेस्ट लग रहा था वो हॉल, मतलब आई वॉज स्पीचलेस एट दैट टाइम सीइंग दैट हॉल। अंदर से डर भी लग रहा था कि इस हॉल में आके बैठना है कुछ देर में, पर हमको पूरा एक हॉल में बिठाया गया और वन बाय वन हमको कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया जा रहा था। मैंने फर्स्ट टाइम मेरा लाइफ में नेवी के ऑफिसर्स को देखा था उस टाइम पे, फर्स्ट टाइम, मतलब मेरे ज़िंदगी में मैंने आर्मी के ऑफिसर्स को भी देखा नहीं था, मतलब फर्स्ट टाइम मैं किसी को देख रहा था ऑफिसर्स को, तो फर्स्ट टाइम नेवी के ऑफिसर्स, लाइक आई वाज अमेज्ड, उनको देखते हुए मेरे को बहुत मोटिवेशन आ गया था उस टाइम पे। तो मैं बहुत अच्छे से फिर बहुत अच्छे से प्रिपेयर था। और जब मेरी, मतलब मैं बाहर, मतलब क्या होता है कि आप जब बाहर रुके होते हो, कॉन्फ्रेंस के बाहर रुके होते हो, तो आपका डिस्कशन चालू होता है अंदर, मतलब डिस्कस करते हैं GTO, इंटरव्यूइंग ऑफिसर और आपका साइक, तीनों डिस्कस करते हैं कि क्या करना चाहिए, उनका डिस्कशन चालू रहता है कॉन्फ्रेंस में। तो आप बाहर बैठते हो, तो मैं बाहर सिर्फ 1 मिनट बैठा था और अंदर गया, अंदर जाने के बाद देखा 20 ऑफिसर्स बैठे थे मेरे सामने। आई वॉज लाइक, अंदर अंदर से डर तो लग रहा था, पर मैंने डर दिखाया नहीं। वो बोले कि ओके राहुल, हाउ आर यू, मैं बोला सर आई एम फाइन। सो मेरे को क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, अलग अलग क्वेश्चंस पूछे, योर मदर टंग के बारे में पूछा मेरे को, फिर मेरे को इसके बारे में पूछा कि बुक्स रीड करते हो तो बुक्स के बारे में, फादर के बारे में बताओ। मेरे को बुक्स के बारे में पूछा था कि राहुल, यू हैव रिटन दैट यू रीड बुक्स, रीडिंग बुक्स इज अ हॉबी, तो राहुल टेल मी 10 बुक्स दैट यू रेड। तो मैंने 10 बुक्स का नाम दिया। तो उन्होंने, मतलब बहुत हंसी खुशी का माहौल था उधर, और उन्होंने फिर मेरे तो मेरे को लग रहा, मतलब मेरा कॉन्फ्रेंस कुछ तो 1 ही मिनट का चला था, मेरे को डर लग रहा था कि किधर मैं ड्रॉप किस नहीं। मतलब कैसा होता है, आपको एक्सप्लेन करूँगा कॉन्फ्रेंस का किस्सा। कॉन्फ्रेंस कैसा होता है, 3 टाइप के कॉन्फ्रेंस होते हैं। एक होता है छोटा कॉन्फ्रेंस, मतलब आपका वेटिंग पीरियड 1 मिनट का है, और आपका, मतलब जब आप कॉन्फ्रेंस हॉल में भी गए हो, तब सिर्फ आपका 1 मिनट कॉन्फ्रेंस चल रहा हो। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि आप ड्रॉप ड्रॉप इन द सेंस आपको रिकमेंड नहीं करेगी। नेक्स्ट केस होता है, आप 1 मिनट के लिए बाहर रुके हो और अंदर भी गए हो, अंदर से भी 1 मिनट के बाद 1 मिनट में ही बाहर आए हो, मतलब आप रिकमेंडेड केस हो, यस केस हो। और एक केस होता है कि आप बाहर बहुत देर रुके हो, अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल में भी आपका कॉन्फ्रेंस 30 मिनट तक चला है, मतलब आप डाउटफुल केस हो। तो ये 3 केस होते हैं। मेरे को किधर तो लग रहा था कि किधर मैं ड्रॉप केस तो नहीं हो, डर लग रहा था बहुत। तो हम बस वेट कर रहे थे उधर, और बाद में हमको कॉन्फ्रेंस, मतलब एक हॉल में बिठाया गया, और उस हॉल में रिजल्ट आने वाला था थोड़ी देर के बाद। एक ऑफिसर आया, नेवी का ऑफिसर था, सारे बैचेस वगैरह निकाल के आया था, मतलब बैचेस में नेम प्लेट वगैरह निकाल के आया था। तो स्टार्ट किया उसने बोला कि आई विल अनाउंस द चेस नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हु गॉट रिकमेंडेड। तो अनाउंस स्टार्ट किया था उन्होंने, चेस नंबर 2, चेस नंबर 9, चेस नंबर 18, और लास्ट को चेस नंबर, मतलब उसके बाद 18 के बाद चेस नंबर 21। जब चेस नंबर 21 मेरे कहने तक पहुँचा ना, आई कांट एक्सप्रेस दैट फीलिंग, सच में आई कांट एक्सप्रेस दैट फीलिंग। आई वॉज लिटरली शॉक, लाइक मेरे आंखों से, मतलब आई कांट एक्सप्रेस दैट इमोशंस राइट नाउ हियर। वो इमोशंस इतने बेस्ट थे कि मेरे पूरे लाइफ का जितना भी मैंने हार्डवर्क किया था, वो पूरा समअप होकर उस एक मोमेंट में डिफाइन हुआ था। एक मोमेंट, वो एक मोमेंट में मेरे आंखों के सामने मेरी पूरी जर्नी दिख रही थी, मेरे मॉम डैड दिख रहे थे, मतलब क्या ही बताओ तुमको, वो मोमेंट सबके लाइफ में आना चाहिए। आई वॉज स्पीचलेस। मतलब क्या होता है, जब आप रिकमेंड होते हो ना, तो आपको आपका नाम बताना होता है आगे जाके। मेरे को मेरा खुद का नाम भी बताने नहीं आ रहा था बस से। मैं सामने गया और मेरा रोल नंबर तक मेरे को याद नहीं था। मैं रोल नंबर बोला, और मैं जब नाम बता रहा था आर एच वगैरह साइड, क्योंकि मेरा, मतलब नाम का थोड़ा सा एफिडेविट प्रॉब्लम था। तो वो बोलते थे जेंटलमैन दिस इज़ रॉन्ग नेम।
व्हाट यू टेल मी, तो मैंने राइट नहीं बोला, ANKEM RHA ऐसा। तो एक अलग ही फीलिंग था, मेरे आंखों में पूरे आंसू थे। मेरा फर्स्ट कॉल था मेरे पेरेंट्स को, वो फर्स्ट कॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी लाइफ में भी ये रहना चाहिए। वो फर्स्ट कॉल था ना, लिटरली वो फर्स्ट कॉल आपको गूज बम्स देगा। मेरे पेरेंट्स सिर्फ वेट कर रहे थे कि मैं क्या बोलूँ। मैंने मेरे फादर को फर्स्ट कॉल किया था, उन्होंने पूछा मतलब वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे। मैं जैसे कॉल उठाया, उन्होंने 1 मिनट तक साइलेंस था, वो सिर्फ सुन रहे थे कि मैं कॉन्फ्रेंस आउट बोलूँ क्या रेकमेंड बोलूँ। जैसे मैंने उनको रेकमेंड बोला और 1 मिनट के लिए वो शांतता और बढ़ गई, क्योंकि मतलब हो सकता है वो रो भी रहे होंगे। मतलब वो मोमेंट उतना बेस्ट था मेरे लाइफ में। तो इट वॉज लाइक लिटरली शॉकिंग मोमेंट फॉर मी। एंड ऐसा रिकमेंड का जर्नी था मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन के बाद बहुत खुश था मैं। बाद में मेरे मेडिकल्स भी हुए, बहुत एंजॉय भी किया मैंने। बहुत मतलब एक बार रिकमेंड हो गया ना, थोड़ा ख़त्म हो जाता है आपका। तो बहुत अच्छा लगा था मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन। और ये था मेरा MBA का जर्नी।